हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, एज वेल एज सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। फिर जब हम यूनिट जान गए तो हमने कहा जब भी कोई चीज फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो उसमें कुछ एरर होंगे, तो वो एरर हम लोगों ने मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी सब में कैलकुलेट कर लिया, एज वेल एज फ्रैक्शनल एरर भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो जब ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हमने कहा अब एक और चीज आता है कि भाई सारी चीजें तो आप जान गए हैं, बट उसका ओरिजिन क्या था। सब चीजों का ओरिजिन हमारे लिए क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज, या जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उन्हीं पर सारी दुनिया की चीजें क्या है, फिजिक्स में बेस्ड हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में तो ये सारी चीजें जब बेस्ड हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि जो यूनिट लिखी जाती है वो अलग अलग यूनिट लिखी जाती है। जैसे कि आपने एनर्जी की यूनिट लिखी तो क्या लिखा, जूल लिखा। फोर्स का यूनिट लिखा तो क्या लिखा, न्यूटन लिखा। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट लिखा तो क्या लिखा, मीटर पर सेकंड लिखा। एक्सेलरेशन का लिखा तो क्या लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। तो आपने देखा कि जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग लिखी जा रही हैं। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि जो एक्चुअल में वेलोसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो इट इज ऑब्वियस कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी बेटा, 7 फैक्टर्स पर ही डिपेंड करेगी। 7 क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम जानते हैं, उनकी यूनिट जानते हैं, लेकिन उनका जो बेस है वो हम लोग लिखेंगे आज डायमेंशन के फॉर्म में। ठीक है, तो कभी भी दुनिया भी कोई भी चीज क्या होगा कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में कैसे डिपेंडेंट है, कितने ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, वही हमारे लिए क्या डिनोट करता है, डायमेंशन डिनोट करता है। तो डायमेंशन बेसिकली ये बताता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है ओवर द एटमॉस्फेयर, या आप कह लीजिए ओवर द वर्ल्ड, या आप कह सकते हैं ओवर द यूनिवर्स। ठीक, तो इस यूनिवर्स में बेटा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं उन बेसिक क्वांटिटीज पर कितना डिपेंडेंट है और किस ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा बेटा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड, मैं यूनिट लिख रहा हूं। ठीक, तो हमने कहा वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी जब बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई तो मीटर पर सेकंड पर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और यही ओरिजिन अगर लिखा जाए कि ओरिजिन किस पर है, तो हमने कहा मीटर, इसका मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल लिखा जाता है, और सेकंड यानी कि टाइम। तो इसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा LT-1। तो हम कह सकते हैं अब क्या कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमारे लिए वेलोसिटी था वो वेलोसिटी लेंथ के 1 ऑर्डर पर, लेंथ के 1 ऑर्डर पर और टाइम के -1 ऑर्डर पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से दुनिया की सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका हम लोग क्या लिख लें, डायमेंशन लिख लें। तो हमने कहा बेटा दुनिया की जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इट इज ऑब्वियस उनके नाम आपको याद होंगे। तो सबसे पहले हमने कहा नेम, फिर उसके बाद बेटा लिख देते हैं यूनिट, और फिर लिख देते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नाम क्या था हमारे लिए, लेंथ था। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एल लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, कैपिटल एल, और डायमेंशन को हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज ब्रैकेट में। इसके अलावा बेटा दूसरा जो था मास, मास का यूनिट कितना होता है, किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो डायमेंशन क्या हो गया मास का, कैपिटल एम हो गया। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं बेटा टाइम का। तो टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहां पर देख लो लेंथ मास और जो टाइम है, लेंथ मास और जो टाइम है
वो उनके जो पहले वर्ड्स हैं वही उनके डायमेंशंस भी हैं। ओके, अब उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इट इज वेल नोन, एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कई बार दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं कभी भी यूज करूंगा तो वो डायमेंशन जो यूज करूंगा कैपिटल ए यूज करूंगा, या कुछ बुक्स में आपको क्या मिल जाएगा? आई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं और कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप कोशिश करिएगा कैपिटल ए लिखने की, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया। नेक्स्ट जो है बेटा टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर है, ठीक। तो टेम्परेचर का हम लोग यूनिट जानते हैं, क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन। अब इसका भी डायमेंशन जनरली लोग दो डायमेंशन लिखते हैं। तो एक जो डायमेंशन होता है वो होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो थीटा ही यूज होगा, और कुछ लोग कई बार कैपिटल के भी यूज कर लेते हैं, ठीक। तो कैपिटल के यानी कि केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का कैपिटल ए क्या डिनोट कर सकता है? डायमेंशन को भी डिनोट कर सकता है। बट जब भी आप कभी भी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे आगे जाकर, तो हम लोग बेटा टेम्परेचर को टी से नहीं डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को थीटा से ही डिनोट करते हैं। ड्यू टू दैट यहां पर जो डायमेंशन मैं लिख रहा हूं वो थीटा ही लिख रहा हूं, और आप भी कोशिश करिएगा कि थीटा ही लिखेगा इंस्टेड ऑफ के। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा जो था बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखो बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो होता है वो होता है मोल, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो होता है वो होता है कैंडेला। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट या डायमेंशन लिखा जाता है वो दो डायमेंशन इसके भी लिखे जाते हैं बेटा। क्या होता है? एक तो ईटा, देखो कैसे बनाना है, ये छोटा सा ये नीचे ले गए, ये खींच दिया, ठीक है। तो ईटा, और कई जगह आपको दूसरा वाला जो डायमेंशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा कैपिटल एन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो हालांकि कुछ लोग मोल ही सीधे लिख देते हैं, बट वो तरीका नहीं है। कैंडेला जो होता है बेटा, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल जे, ठीक। तो ये जो 5 क्वांटिटीज हैं, ये 5 क्वांटिटीज बस यही आपको याद रखनी है। ये 5 क्वांटिटीज ही आपको याद है तो समझ लीजिए 11th और 12th का डायमेंशनल एनालिसिस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये दो क्वांटिटी शायद ही कहीं यूज हो, ठीक। तो ये हो गया। और इसके अलावा दो और क्वांटिटीज थी बेटा एंगल के फॉर्म में। तो वो जो दो एंगल के फॉर्म में थे वो क्या होते हैं कि हमेशा रेडियन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इवन दे डू नॉट हैव एनी यूनिट, बट उसको हम लोग यूनिट के फॉर्म में कहीं ना कहीं एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग रेडियन या स्टेरेडियन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो जल्दी से, उसके बाद मैं थोड़ी सी चीजें और बता रहा हूं। तो देखो यहां पर मैंने कहा बेटा कि अब डायमेंशन निकालेंगे कैसे, डायमेंशन निकालेंगे कैसे। तो डायमेंशन निकालने का तरीका यह है कि एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा कि मान लो बेटा हम लोगों को डायमेंशन निकालना है फोर्स का, वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हमने कहा फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन निकालने का तरीका यह होता है कि जो भी क्वांटिटी आप लें उसको बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज तक चेंज करते चले जाएं। चेंज कैसे करेंगे आप? उसका बेसिक यूनिट लिखिए। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन मत लिखिए आप, न्यूटन तो किसी के बराबर हो गया ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू समथिंग। तो हम बेसिक यूनिट लिखेंगे। तो हमने कहा बेटा फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो मास, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बेटा क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर आ जाओ, किलोग्राम किसको डिनोट कर रहा है? मास को डिनोट कर रहा है। तो किलोग्राम
कैपिटल M डायमेंशन लिख दिया। M यानी कि मीटर, ठीक है, 2 M है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये M जो है बेटा मास को डिनोट कर रहा है और ये यूनिट वाला है, तो यूनिट में M क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक। तो ये कैपिटल L लिख दिया। इसी तरीके से पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का क्या हो गया, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल T हो जाएगा और पावर 2, ठीक। तो ये अब एक साथ लिख देते हैं MLT -2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। अब ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फोर्स रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि मास के 1 ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, लेंथ के 1 ऑर्डर पर डिपेंडेंट है और टाइम के -2 ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो एक काम करते हैं बेटा, एक दो क्वांटिटीज का और डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या कहा कि मान लो कि हम लोगों को एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है बेटा, तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, जब तक बेस क्वांटिटी में आप चले ना जाएं, कहां तक ना चले जाएं, जब तक बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज तक ना चले जाएं, तब तक आप इस चीज को कन्वर्ट करते रहेंगे, उस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते रहेंगे। तो हमने कहा बेटा ये हो गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्या है, हम जानते हैं टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेकिन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ठीक। तो हमने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। दिस कैन बी डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, इसका यूनिट लिख देते हैं। डायमेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका डायमेंशन, मीटर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, कैपिटल L हो जाएगा। तो कैपिटल L हो गया और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, T की पावर 2 हो जाएगा। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, LT -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। एक और छोटा सा क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम है। तो मैंने कहा वॉल्यूम बेटा निकालना है हम लोगों को। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्या वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का डायमेंशन, लेंथ इज ऑल्सो डिनोटिंग किसको, डिस्टेंस को। ब्रेथ इज ऑल्सो डिनोटिंग डिस्टेंस को। हाइट इज ऑल्सो डिनोटिंग डिस्टेंस को। लिखा किस में जाएगा, एसआई यूनिट में, मीटर में। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब। इसलिए जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा L3। तो अब देखो ये जो रिजल्ट मिला हम लोगों को, ये जो रिजल्ट मिला ये क्या बता रहा है कि वॉल्यूम लेंथ पर जरूर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम लेंथ पर जरूर डिपेंडेंट है, लेकिन बेटा वो जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, यानी लेंथ के 3 ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से एरिया क्या होगा, L2 होगा। L स्क्वायर कभी भी नहीं बोलना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L2 एरिया का। तो क्या हो गया, एरिया यानी कि लेंथ के 2 ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। तो बात समझ में आ गई। डायमेंशन क्या डिनोट करता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के किस ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, ठीक। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग डायमेंशन बात करेंगे किस चीज का, एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, फर्दर वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लो। तो दो चीजों का एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा। देखो यहां पर मैं सीधे सीधे बताता हूं आपको कि अब जो एनर्जी का हम लोग निकालने वाले हैं, तो एनर्जी का जो भी यानी थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी भी एनर्जी आप निकाल लीजिए, उन दोनों एनर्जी का जो डायमेंशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए थ्योरेटिकली। तो फिलहाल 2 एनर्जी का निकाल लेते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिनोट होता है ke से, ठीक, और ये डिनोट होता है u से, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक। तो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं बेटा
कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं यू से। चलो खैर कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं डायमेंशन पर। तो m क्या है बेटा, m जो है वो डिनोट कर रहा है मास को। m क्या है, डिनोट कर रहा है मास को। और मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M। v क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब ये हो गया यहां पर मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ यानी कैपिटल L, टाइम का T हो जाएगा। देयरफॉर v स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई T, और स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, L के पावर 2 और T के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, L के पावर 2 डिवाइडेड बाई T के पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T के पावर -2। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m क्या है, कैपिटल M, और इसका डायमेंशन क्या है, L2T-2। ठीक, तो ये हो जाएगा ML2T-2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन सेम ही मिलना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं बेटा, m क्या डिनोट कर रहा है, मास को। फिर से मास का मतलब डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल M हो गया। जो g है वो क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कोई भी हो वो सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यूनिट जो होगी सेम होगी, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैसे भी आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये m और ये m में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या है, यूनिट के फॉर्म में है। तो ये m क्या डिनोट कर रहा है, मीटर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर का डायमेंशन होता है L, और सेकंड का डायमेंशन होता है T। इसलिए G का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, और सेकंड का डायमेंशन T की पावर 2। तो ये मिल गया बेटा LT-2। इसी तरीके से H क्या डिनोट कर रहा है, H है हाइट। हाइट क्या चीज होती है, हाइट मतलब ये भी लेंथ ही हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल L। आ जाते हैं अब डायमेंशन पे। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, m का डायमेंशन कैपिटल M, g का डायमेंशन LT-2, और h का डायमेंशन क्या हो जाएगा, h का डायमेंशन है कैपिटल L। तो ये हो जाएगा m, ये l और ये l ऐड हो गया t, और ये हो जाएगा T-2। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कितना मिल गया बेटा, MLT2- और ये मिल गया ML2T-2। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और याद रखना बेटा हमेशा, कि जो भी डायमेंशन होंगे, जो भी डायमेंशन लिखे जाएंगे वो हमेशा किसके फॉर्म में लिखे जाएंगे, इस तरह लिखे जाएंगे। और एक और चीज जो है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका ये होता है कि m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2, यानी आप L² T³ या इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो प्रोनाउंस करने का मतलब इसको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करेंगे। तो L2 T-2, m के पावर 1 है तो कहने कोई मतलब नहीं बनता है। इसी तरीके से यहां भी, या इस तरीके से देखा जाए तो यहां LT-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। ओके, तो आपने लिख लिया होगा बेटा। तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या यूज, तो सबसे पहले यूज की आज बात करेंगे, उसके बाद बाकी सारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इससे पे करेंगे, कैसे होता है। तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। तो मान लीजिए जैसे आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा, CGS सिस्टम पढ़ा, MKS सिस्टम पढ़ा, SI सिस्टम पढ़ा और FPS सिस्टम पढ़ा। ठीक, तो आपको कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट पता हुआ है, CGS सिस्टम बहुत कॉमन है,
सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो जनरली आपको चीजें सीजीएस सिस्टम में दी हो सकती हैं या एसआई सिस्टम में। तो मान लीजिए आपको सीजीएस सिस्टम में कोई चीज पता थी और उसको कन्वर्ट करना था किसमें, आपको एसआई सिस्टम में। तो जब आपने कन्वर्ट किया तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई ये वैल्यू जब कन्वर्ट होके आई तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, छोटा सा एग्जांपल है, आपको पता है बेटा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसी 1 किलोग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया, उसी 1 किलोग्राम को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस सिस्टम में। तो जब आपसे मैंने पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 किलोग्राम इन सीजीएस सिस्टम, तो आपने तुरंत बता दिया सर 10³ ग्राम। बट मैंने फिर थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने कहा कि ठीक है अब चलो बताओ मुझे कि 1 जूल की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितनी हो जाएगी, 1 जूल की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितनी हो जाएगी। तब आप सोचने लगे कि शायद इतना होगा या इतना होगा। तो यहां पर हम यूनिट जानते हैं, मतलब सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, अर्गो हो जाएगा ERG, और जो MKS सिस्टम है या जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, SI सिस्टम, उस सिस्टम में क्या होता है बेटा, जूल होता है। तो 1 जूल कितना बराबर हो जाएगा, ये हमको कैसे कैलकुलेट करना है, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके कैलकुलेट करना है। इन द सेम वे आपको कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम, यानी 1 न्यूटन सीजीएस सिस्टम में कितना हो जाएगा, या आपसे कोई पूछ ले कि भैया सीजीएस सिस्टम ये है और 1 सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन, तो 1 डाइन की वैल्यू न्यूटन में कितना हो जाएगा, या 1 न्यूटन डाइन में कितना हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी यूनिट है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो जनरली डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आते हैं इसमें, लेकिन क्या हो गया, एक पूरा न्यूमेरिकल आपने जब कर लिया तो उस न्यूमेरिकल को कन्वर्जन के फॉर्म में दे देगा। ठीक, तो यहां से हम लोग बस मेथड पढ़ेंगे और जो ट्रिक है वो लास्ट में 2 मिनट में आप निकाल लेंगे। तो अब यहां पर देखते हैं बेटा, हमने कहा कंसीडर कर लेते हैं देयर आर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट, कंसीडर देयर आर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज n1 एंड n2। तो कंसीडर two system of units, their numerical values are n1 and n2। अब जैसे वही चीज कि n1 मान लो बेटा क्या है, एसआई सिस्टम में है, तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम, तो 1 हो गया, 1 किलोग्राम। सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल देखो किलोग्राम इज नॉट ए न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 किलोग्राम सीजीएस में पहुंचे तो कितना हो गया, 10³ ग्राम, तो 10³ इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वही चीज हो गया, n1 एंड n2 दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे, देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड देयर यूनिट्स आर u1 एंड u2। ठीक है, तो हमने कहा कि जब ये वैल्यू है तो भाई यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा NU1 यानी 1 किलोग्राम, ऐसे एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, अभी मिटा दूंगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू N2 यूनिट में। तो बराबर कब लिख सकते हैं, जब ये 10³ होगा और ये क्या हो गया, ग्राम हो जाएगा। तो देखो हमने कहा कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 हो जाएगा। अब N1 U1 की जो वैल्यू होगी तो N1 और N2 तो हमारे लिए क्या है बेटा, क्या है, N1 और N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी यही न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट तो आप लोग को पता ही है कि भैया क्या होगा उसका डायमेंशन। तो हमने कहा कि यहां पर जो U1 की वैल्यू हो जाएगी, U1 की वैल्यू, अब जनरली U1 क्या हो जाएगा, मास के फॉर्म में लिखा होगा, लेंथ के फॉर्म में लिखा होगा और टाइम के फॉर्म में लिखा होगा। किसी और के फॉर्म में लिखा होगा तो वो कंसीडर कर लेंगे, टेम्परेचर या किसके फॉर्म में, करंट के फॉर्म में। तो हमने कहा बेटा U1 की वैल्यू, डायमेंशन क्या होते हैं पता है आपको, डायमेंशन क्या होते हैं, M L T थीटा कैपिटल A। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन हो गए। तो अब ये U1 के डायमेंशन क्या हो जाएगा,
अब इसके अलावा देखो U1 का डायमेंशन अब जरूरी थोड़ी ना है सिर्फ यही हो सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्क्वायर मतलब t की पावर कितना है, -2 है। तो हमको ऑर्डर नहीं पता है, तो हमने कहा जो यूनिट है उसका ऑर्डर क्या है, m के पावर a है। क्या है, m के पावर a है, l के पावर b है और t के पावर c है। इसके अलावा अगर थीटा और करंट आता है तो हम क्या लिख देंगे, थीटा के पावर d है और इलेक्ट्रिक करंट के पावर क्या है, e है। बट साइमल्टेनियसली आप पांचों क्वांटिटीज नहीं लिख सकते हैं, मतलब एट द टाइम किसी तीन क्वांटिटीज को आप लिख सकते हैं, चाहे इन तीनों को लिख लीजिए, चाहे इन तीनों को लिख लीजिए, चाहे इन तीनों को लिख दीजिए। ठीक है, ये लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब आप कह सकते हैं ये फेलियर एक टाइप का है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम तीन से ज्यादा एक साथ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, जो U2 की वैल्यू है, देखो यहां पर क्या है, M1 L1 T1। क्यों, क्योंकि M1 तो 1 किलोग्राम था ना, और बाद में वैल्यू कितनी हो गई, 10³ ग्राम। तो M1 1 है और M2 कितना हो गया, 10³ 3। तो इसी तरीके से यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। Therefore we can say N1 M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C इज इक्वल टू N2 M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C। अब बेटा N1 हमको पता है, फॉर एन एग्जाम्पल N1 हमको पता है, मतलब 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो 1 हमको पता हो गया ना, 1 न्यूटन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में N1 पता हो गया, तो डाइन में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा, अननोन है, तो N2 की वैल्यू अननोन है। Therefore N2 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, N1। देखो यहां पर M1 है, यहां पर M2 है, तो M1 अपॉन M2 के पावर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं M1 और इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, M2 के पावर A। इसी तरीके से L1 के पावर B और L2 के पावर B, तो इधर आएगा तो L1 अपॉन L2 के पावर B। इसी तरीके से T1 के पावर C, T2 के पावर C, तो यहां पर क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 के पावर C हो जाएगा। तो ये हो गया एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर जो M1 M2 है, M1 मतलब मास यानी कि किलोग्राम, तो जो M है वो डायमेंशन बता देगा। अब जैसे मान लो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं बेटा कि टाइम ले लिया, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला था, एक्सीलरेशन मिला था, एक्सीलरेशन मिला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, L हो गया और t की पावर -2 हो गया। तो L का मतलब क्या डिनोट कर रहा है बेटा, देखो L का मतलब B की वैल्यू यहां से देखी जाएगी तो 1, T यानी पावर क्या है, देखो T, ये पूरा T डिनोट कर रहा है, ये T के पावर -2 यानी C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, A B C की वैल्यू फाइंड आउट करके, कैसे फाइंड आउट करके, इक्वेशन से इक्वेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लिख लो। ठीक, तो चलो आ जाते हैं एक एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या है बेटा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन, एक ये एग्जांपल ले लेते हैं और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। ठीक, तो एक चीज तो कंफर्म है, क्या चीज कंफर्म है कि जब भी कभी भी हम लोग ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू में जानते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो ऑर्डर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। जब स्मॉलर से ग्रेटर में जाते हैं तो जो ऑर्डर की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, निगेटिव के फॉर्म में मिलेगी। तो हमको कन्वर्ट करना है एग्जाम्पल में कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में बेटा। तो न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन जो है
SI सिस्टम है। क्या है? SI सिस्टम है। जो डाइन है वो क्या है? CGS सिस्टम है। क्या है? CGS सिस्टम है। ओके, अब तरीका क्या है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है? पता होना चाहिए कि यूनिट किसकी है। ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, कहीं से भी रखिए, ठीक है। तो 1 न्यूटन आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। 1 न्यूटन मींस इट इज फोर्स। तो चलो, हमने कहा कि फॉर्मूला होता है बेटा N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 के पावर A, ठीक है। दूसरा L1 अपॉन L2 के पावर B। तीसरा T1 अपॉन T2 के पावर C। लेकिन ये कितना किलोग्राम, यानी A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू क्या होगी, कहां से निकल के आएगा? एग्जैक्टली यहां से निकल के आएगा। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। हमने कहा द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है बेटा वो हो जाएगा MLT-2। क्या होता है? डायमेंशन MLT-2। तो 1 न्यूटन का जो डायमेंशन है वो क्या मिल गया हमको? MLT-2 मिल गया। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं m के पावर 1, l के पावर 1, t की पावर -2, ठीक है। तो अब इक्वेट करते हैं बेटा। देखो ये क्या है? m है, तो m के पावर a, तो ये क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। और दूसरा मैंने कहा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2। ये मान लिया इक्वेशन 2, ठीक। तो देखो ये m हो गया, ये भी m हो गया। m1 अपॉन m2 है तो m ही ना, ठीक। तो ये m हो गया, ये m हो गया, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? मास को। ये भी किसको डिनोट कर रहा है? मास को। ये किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ को। ये किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ को। ये किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। ये किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? मास को मास से इक्वेट कर सकते हैं, टाइम को टाइम से इक्वेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर को टेम्परेचर से इक्वेट कर सकते हैं। इससे के अलावा लेंथ को लेंथ से इक्वेट कर सकते हैं, करंट को करंट से इक्वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास को पता चला आप किसी और चीज में इक्वेट कर दें। इसी तरीके से जब आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि a स्क्वायर को a स्क्वायर में ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि a स्क्वायर को हमने प्लस b स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया? a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन 5 kg प्लस 5 kg इक्वल टू क्या हो जाता है? 10 kg हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आपका डायमेंशन सेम होगा, यानी यूनिट सेम होगा, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यूनिट सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी मास होना चाहिए, ये भी मास होना चाहिए। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इसके अलावा जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो अब यहां पर क्या किया बेटा? इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लिया। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 we get m के पावर 1, m के पावर a। तो a बराबर कितना मिल गया? a बराबर मिल गया 1। a बराबर कितना मिल गया? 1। b बराबर l के पावर 1, b बराबर 1, t के पावर -2 यानी t की पावर c। तो c बराबर कितना मिल गया? -2। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। चलो, एक तो सॉल्यूशन मिला। दूसरा क्या है बेटा? हमको कहां से जाना है? न्यूटन से सीजीएस सिस्टम में जाना है, यानी M2, L2 और T2 ये सब क्या है? सीजीएस सिस्टम होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना जहां है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो कहां पर जाना है? अगर उल्टा जाना होता तो अलग बात करते। तो M2, L2 और T2 क्या है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक। तो हमने कहा M2, L2 and T2 are in CGS system, are in CGS।
Therefore N2 इज इक्वल टू, यहां पर N1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, ठीक है, तो ये हो गया 1 न्यूटन। ये हो जाएगा M1 और M2। M2 की वैल्यू क्या होती है, बेस क्वांटिटी में जाइए, CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तो M2 वैल्यू कितनी होगी बेटा, ग्राम हो गई, तो ये हो गया 1 ग्राम। अभी ऐसे लिखते जा रहा हूं, A के पावर कितना है 1 है। इसी तरीके से L1 अपॉन L2, L2 मतलब 1 सेंटीमीटर के पावर 1, T1 अपॉन T2, T2 मतलब 1 सेकेंड और C के पावर -2। अब कुछ चीजें तो हमको मिल गई जिसमें कन्वर्ट करना था, CGS में जाना था, तो CGS में मैंने यूनिट लिख दी, और यहां पर आप चाहे तो 1 ले लीजिए, जितना आपको लेना है वही क्वांटिटी सेम रखिएगा, जितना यहां पर रखना है बेटा वही यहां पर, वही यहां पर, तो 1 यहां पर लिया मैंने तो 1 ग्राम हो गया, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 लेना चाहें तो सब में 2 2 2 2 2 ले लीजिए, ठीक। M1 L1 और T1 किस में है बेटा, M1 L1 T1 किसको डिनोट कर रहे हैं, न्यूटन। न्यूटन मतलब SI सिस्टम, और SI सिस्टम में क्या होता है कि M1 L1 एंड T1 आर इन SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में बेटा क्या हो गया, M1 हो जाएगा 1 किलोग्राम, तो M1 हो जाएगा इसी तरीके से 1 किलोग्राम, L1 हो जाएगा 1 मीटर और T1 हो जाएगा 1 सेकेंड। सबको 1 माना है इसलिए इसको भी 1 मानेंगे। लेकिन बेटा क्या 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, जब तक कैंसिल नहीं आउट होगा तब तक तो आप यूनिट कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होना चाहिए, M1 जो है ये भी ग्राम के फॉर्म में हो जाना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 10³ ग्राम। 1 मीटर L1 बराबर 10³ सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी 10² मीटर। T2 यानी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा, उसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं बेटा N2 की वैल्यू निकालने पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 M1 जो है 10³ ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 10² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड के पावर -2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 के पावर आप इनफाइनाइट लगा दीजिए तब भी 1 ही रहेगा, तो 1 के पावर कितना हो गया -2, यानी कि वो 1 हो गया, ठीक। 10³ तो यहां से कितना मिल गया बेटा 10³ यहां से कितना मिल जाएगा 10² और यहां से कितना मिल जाएगा 10⁻0 यानी कि 1, और ये क्या हो जाएगा यूनिट कन्वर्ट होके डाइन, ठीक। तो N2 बराबर जो आपको मिल गया, N2 कितना मिल जाएगा 10⁵ डाइन, ठीक। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला, देखो अब मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2, ठीक। तो हमको ये पता था बेटा, तो हमने कहा 1 न्यूटन की वैल्यू जो हो जाएगी 1 न्यूटन हो जाएगा 10⁵ डाइन। तो 1 को कन्वर्ट किया कहां से, SI सिस्टम से, और वैल्यू क्या मिली हुई 10⁵ डाइन। ये क्या है SI सिस्टम और ये क्या है आपका CGS सिस्टम, ठीक है। अब बेटा इसी तरीके से आपको क्या कन्वर्ट करना होता, CGS से जाना होता SI सिस्टम में, CGS से जाना होता SI सिस्टम में। तो क्या काम करते हैं आप, ये जो हो जाता है यहां किलोग्राम हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना था। तो जिसमें कन्वर्ट करना रहे, याद रहे जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू डिवाइडेड वाले में लिख दो। तो अगर जाना होता SI सिस्टम में तो यहां किलोग्राम लिखते, यहां मीटर लिखते, यहां सेकंड लिखते। तो देखो ये क्या हो जाता है किलोग्राम। अब M1 को क्या करना पड़ता है, आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता बेटा। तो ये हो जाता है 10⁻³ और ये हो जाता है 10⁻²। तो आप कह सकते हैं कि 1 डाइन की वैल्यू कितनी आ जाती 10⁻³ 10⁻²। तो 1 डाइन की वैल्यू जो आ जाती 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है।
तो दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना लिख लो। एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं फिलहाल। ओके, तो होप सो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं बेटा? कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। तो यहां पर जो है बेटा जूल, देखो एक चीज याद रखना, जनरली 100% ट्रू नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कि जो आपको यूनिट याद होंगी, जो आपको यूनिट याद है वो किसके फॉर्म में होती है? एसआई सिस्टम में होती है। तो जूल क्या है? एसआई सिस्टम में है। अर्ग क्या है? सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो हम लोग कहां से जा रहे हैं? एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर अब आ जाते हैं बेटा। हमने कहा सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, T1 अपॉन T2 के पावर C। सबसे पहला काम जो करते हैं वो क्या करते हैं? A, B और C की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो A और B और C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी का डायमेंशन लिखना पड़ता है। तो हमने कहा बेटा डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो थोड़ी देर पहले हालांकि मैं निकाल चुका हूं बट फिर भी एक बार और निकाल देता हूं। तो देखो एम क्या डिनोट कर रहा है बेटा? मास को डिनोट कर रहा है, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया? कैपिटल एम हो गया। वी स्क्वायर यानी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब एल अपॉन टी, और स्क्वायर मतलब टी, और ये दोनों पावर हो गए। तो हालांकि एनर्जी का डायमेंशन कितना मिल गया? एम L2 T-2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सेपरेटली लिख दूं, लिखने कोई जरूरत नहीं, यहां पर m के पावर 1 लिख देता हूं। तो देखो m के पावर 1 यानी m के पावर a, तो हम लोग क्या कर देंगे? इक्वेट कर दें इस इक्वेशन और इक्वेशन को। तो हमारे पास बेटा मिल गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास? इसको इक्वेट कर लो, -2। Therefore, ये इक्वेशन हमारे लिए कितना बन गया? N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 के पावर 1, L1 अपॉन L2 के पावर 2 और T1 अपॉन T2 के पावर -2। अब फिर से बेटा क्या याद रखना था आपको? किसमें जाना है? एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। सीजीएस मतलब M2, L2 और T2। तो M2, L2, T2 अगेन फिर से वही चीज। M क्या हो गया बेटा? ग्राम, लेंथ क्या हो गया? सेंटीमीटर, और टाइम क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया। तो मैं लिख देता हूं ये। ठीक है, तो मैंने कहा M2 जो हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा, M1 जो हो जाएगा बेटा 1 किलोग्राम हो जाएगा, और ये 10³ ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से L2 जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और L1 क्या मानेंगे? 1 मीटर। तो ये कितने बराबर हो जाएगा? 10² सेंटीमीटर। और इसी के तरीके से T1 1 सेकेंड होगा, तो T2 भी कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिट कन्वर्जन पर, वैल्यू रख देते हैं फटाक से। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? N1 कितना बेटा? 1 जूल है, तो हमने कहा ये 1 हो जाएगा। 10³ ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। ठीक, जिसमें कन्वर्ट करना था वो नीचे लिख देंगे। सीजीएस में जाना है तो नीचे लिख देंगे, एमकेएस में जाना होता तो यहां क्या लिखते हैं आप? किलोग्राम लिखते। ठीक है, चलो यहां पर आ जाते हैं। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 10³ ग्राम। अब पिछला वाला हम लोग बहुत डीपली कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूं यहां पर। इसी तरीके से L1 ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, और ये था 1 मीटर, और 1 मीटर कितना हो जाता है? 10² सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से पावर कितना है? 2 है यहां पर, यहां पावर 1, यहां पावर 2, ये 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड के पावर -2। बेटा आ जाते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10³ कैंसिल आउट हो गया, 10² इंटू 10² कितना मिल जाएगा? 10⁴। ठीक, और ये मिल जाएगा 10⁻�0, ये क्या हो गया? अर्ग हो गया।
तो ये 10⁻³ और ये 4 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 10⁻7 अर्ग। यानी कि न्यूमेरिकल की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10⁻7 अर्ग है। ठीक, तो अब इसको ऐसे समझ लो कि N1 U1 बराबर N2 U2, इस तरह लिखेंगे तो N1 क्या हो जाएगा? 1, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। N2 क्या हो जाएगा? 10⁻7 और U2 क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सिमिलरली 1 अर्ग बेटा कितना हो जाएगा? 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। ठीक, तो ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है वो सही है या गलत। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। और उसके बाद जो तीसरा एप्लीकेशन है यानी कि हम लोग ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।